हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 21 नवंबर 2023। तो जैसा कि मैंने 2-3 दिन वीडियोस नहीं डाले हैं, इसका एक सिंपल से ये रीज़न था कि न्यूज़ इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं आ रहे थे कि बार बार वीडियोस बनाया जाए। एक गवर्नर का टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 2-3 दिन के न्यूज़पेपर को एक साथ कंबाइन किया जाए और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केवल उनकी कमेंट्री की जाए। और कुछ जो न्यूज़ रेपिटेटिव हैं वो तो आप ऑलरेडी उसको कवर कर ही लेंगे 2-3 दिन के बाद। तो डेली डेली वीडियो डालने से ये भी हो रहा है कि आप लोग वीडियोस देख नहीं रहे, 80 व्यूज़ 60 व्यूज़ पे ही अटक जा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ 2-3 दिन का कंबाइन करके मैं अपना काम भी कर दूँ। और आपको लग रहा है कि ये इनिशिएटिव अच्छा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, ज़रूर शेयर करिए, बिकॉज इट टेक्स मोर देन 1.5 आवर्स टू कम्प्लीटली मेक दिस वीडियोज़। PDF बना के और अच्छे से इसको अपलोड करके वॉइस क्वालिटी इम्प्रूव करके काफ़ी टाइम लग जाता है। तो होप यू गेट इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 19 तारीख से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस के बारे में बातें हो रही हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कॉमन है, जैसे कि क्वाड, जैसे कि CECA, एक ट्रेड अग्रीमेंट साइन होने वाला है इंडिया के बीच में, और 2+2 डायलॉग। तो 2+2 डायलॉग आपको एक बार में तैयार करना है कि इंडिया किस किस कंट्रीज़ के साथ करता है और 2+2 डायलॉग में कौन कौन से मिनिस्टर शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये है CECA के बारे में, क्वाड के बारे में, और 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग के बारे में। कितने देशों के साथ इंडिया करता है? यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और कल भी इंडिया US के बारे में कुछ ना कुछ आया होगा। ओके, आज आया है। तो ऐसे करके इंडिया US, यहाँ पे ये बताया गया है व्हाट इज़ द बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया US रिलेशन। इट इज़ चाइना। फ्री इंडो पैसिफिक रीजन में क्या प्रॉब्लम है। तो आपको एक होलिस्टिक व्यू रखना है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में। होप यू गेट इट। तो ये जो टॉपिक है, जो डेवलपिंग स्टोरीज हैं, 3-4 दिन बाद चलती हैं, फिर जाके इसके बीच में कुछ निकल के आता है। तो ऐसे दिन भर इनको एक एक टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। रोज़ आप ये रखिए, इन पे नज़र रखिए, और फिर एक इकट्ठा पूरा जो है एक पॉइंट बना लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हमको लिखने हैं। इंडो पैसिफिक लिखना है, क्वाड लिखना है, CECA लिखना है, चाइनास थ्रेट लिखना है, फिर लिखना है 2+2 डायलॉग लिखना है, और फिर किस किस एरियाज़ में कोऑपरेशन हुआ। तो आपका एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। रोज़ नोट्स नहीं बनाइए, 3-4 दिन का मटेरियल्स इकट्ठा होने दीजिए, फिर एक साथ नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। होप यू गेट इट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इंडिया मालदीव्स रिलेशन। एक्चुअली मालदीव्स ना बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट नेबर भी है और बहुत स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट कंट्री भी है इंडिया के लिए, बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ मालदीव्स। तो मालदीव्स जो है वो एक इंडो पैसिफिक में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और डायमंड नेकलेस जो स्ट्रैटेजी है चाइना और इंडिया की, उसका बहुत अहम हिस्सा है। अब वहाँ पे हो गया है रिजीम चेंज, और ये प्रो चाइनीज़ लीडर हैं। ठीक है, इन्होंने इंडिया को ये बोला कि आपकी जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो आप कम करिए। इंडिया ने मैरीटाइम पॉलिसी क्या है, सागर पॉलिसी, और मालदीव्स कैसे इंडियाज़ नेबरहुड पॉलिसी के लिए एक बहुत अहम हिस्सा है। तो इंडिया मालदीव्स रिलेशन को आपको इस पर्सपेक्टिव से देखना होगा। होप यू गेट इट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ये तो उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, चिकन पॉक्स वैक्सीनेशन। चिकन पॉक्स डिजीज़ क्या होता है, उसका वैक्सीनेशन क्या है। चिकन पॉक्स यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता क्या है, यहाँ पे ये दिया गया है कौन कौन से डिजीज़ कवर्ड है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस है, डिप्थेरिया है, टेटनस है, प्यूटेरिस है, पोलियो है, मीजल्स है, 2 न्यू वैक्सीन JE एंड हेपेटाइटिस इंट्रोड्यूस इन सेलेक्टेड एरियाज। तो ये थोड़ा बहुत इन सब के बारे में आपको जानना है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में। और चिकन पॉक्स वैक्सीनेशन ये US में नहीं किया गया था, अब किया जा रहा है। इसके क्या फ़ायदा हैं, क्या नुकसान है, तो उसमें बात की गई है। होप यू गेट दिस आर्टिकल एज वेल। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। इसरो की 60 साल की जर्नी, कैसे इसरो ने पहले नाइकी अपाची जो रॉकेट है वहाँ से लेकर चंद्रयान 3 तक का सफ़र तय किया है। तो आप इसको अच्छे से गूगल पे जाइएगा या आपकी ChatGPT पे जाइएगा। ChatGPT पे लिखिएगा 60 ईयर्स जर्नी ऑफ इसरो इन पॉइंट वाइज, कीप इन इट इन शॉर्ट।
ठीक है, ऐसा करके लिखिएगा चैट जीपीटी में आपको, और लिखिएगा हाँ इन पॉइंट वाइज, तो वो आपको एक अच्छे से ईयर वाइज इसरो की जर्नी बता देगा। और इसके ऊपर मैं एक ट्विटर पे थ्रेड भी लिखने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, ठीक है, ओके। अब जैसे कि नेक्स्ट आर्टिकल है, ओपन एआई द डेवलपर ऑफ चैट जीपीटी सैक्स सीईओ। तो ओपन एआई कंपनी है, इन्होंने सीईओ को कर दिया है। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट एथिक्स करके एक टॉपिक है, उसमें कॉर्पोरेट एथिक्स में ये बताया जाता है कि आप जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि जब इन्वेस्टर और फाउंडर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमेशा इन्वेस्टर ही जीतता है, बिकॉज उसने काफ़ी पैसे उठा रखे हैं, अब इन्वेस्टर जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट एथिक्स का एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है जिसको आप साइट कर सकते हैं ड्यूरिंग द एक्चुअल एग्जाम। होप यू गेट दिस आर्टिकल एज वेल। एडिटोरियल्स हम लास्ट में देखेंगे, पहले सारे आर्टिकल्स देख लेते हैं। अब 20 नवंबर के आर्टिकल पे आते हैं, 20 नवंबर की न्यूज़पेपर पे आते हैं, सॉरी। तो पहला क्या है, जीआई टैग्ड ओनुत्तुकारा सेज़मे। अब इसमें 2-3 चीज़ जानने के बारे में, व्हाट इज़ जीआई टैग, इंपॉर्टेंस ऑफ जीआई टैग, सिग्निफिकेंस ऑफ जीआई टैग इन रूरल डेवलपमेंट, और कुछ जीआई टैग्ड जो न्यूज़ में मटेरियल्स हैं उनके बारे में जाना है। जैसे ये ओनुत्तुकारा सेज़मे, तो आप ऐसे लिखेंगे जीआई टैग, इधर पे लिखिएगा स्टेट, ऐसा अपना एक नोट्स बना लीजिएगा, टेबल नोट्स। अब जब भी कुछ आते जाता है यहाँ पे इसको फिल करते जाइएगा, तो ये आपका प्रीलिम्स के पहले एक अच्छा सा नोट्स बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं जीआई टैग के बारे में, ये मैंने दे दिया था आपको अच्छे से, सिर्फ ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, रूरल डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट करता है, कुछ रिसेंटली अवॉर्डेड जीआई टैग कौन कौन से हैं, तो इसको आपको अच्छे से लिख लेना है सारा। होप यू गेट दिस आर्टिकल एज वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इस समय यूपीएससी प्रीलिम्स अवार्ड्स के बारे में काफ़ी पूछ रहा है, तो आप ऐसे ही एक अवार्ड्स इन न्यूज़ का एक टेबल बनाएंगे। यहाँ अवार्ड का नाम, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्यों दिया जाता है और किसको दिया जाता है, हु टू अवार्ड, ऐसे करके 1 2 3 4 जितने भी अवार्ड्स हैं साल भर में जो न्यूज़ में रहेंगे उनको आपको लिख लेना है। तो ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ फॉर डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, ये किसको दिया गया है, जो हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है और जो नर्स ट्रेंड नर्स एसोसिएशन है उनको दिया गया है। बिकॉज ऑफ कोविड में उनके जो बलिदान उनके जो कंट्रीब्यूशन है उसको ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ अवार्ड दिया गया है। इसमें क्या होता है, मॉनेटरी अवार्ड है, 25 लाख रुपए भी दिया जाता है, और ये 1986 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। सो होप यू गेट दिस आर्टिकल एज वेल। आगे बढ़ते हैं। वही सेम मालदीव्स और इंडिया का रिलेशन जो हमने कल डिस्कस किया था। अब ये काफ़ी अच्छा जीएस स्कोर का एक इन्फोग्राफिक आया था, इसमें पूरा बताया गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव्स फॉर इंडिया। मालदीव्स एक जियोस्टैटिक लोकेशन पे लोकेटेड है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, 2008 में इंडिया ने डेमोक्रेसी ऑब्टेन करने में हेल्प की थी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, और इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा। और प्रॉब्लम क्या क्या है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, चाइनीज़ प्रेजेंस बढ़ रहा है, ग्रोइंग रेडिकलिज्म, क्योंकि वो एक वहाँ पे जो अभी न्यू प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने जो पुराने प्रेसिडेंट को रिप्लेस किया है, तो ही इज़ प्रो चाइना, ही इज़ मोस्टली प्रो चाइना। तो यहाँ पे ये इंडिया मालदीव्स के रिलेशन में थोड़े से बॉटलनेक्स हैं। होप यू गेट इट, ठीक है। इंडिया मालदीव्स कल भी था, आज भी है, तो एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने से अच्छा है आप 2-3 दिन का कंबाइन कीजिए, एक साथ पढ़ के उसको ख़त्म कीजिए। तो मेरा भी यही मतलब इनिशिएटिव लेने का यही फ़ायदा है कि कैसे न्यूज़पेपर को ईजी बनाया जाए। होप यू गेट दिस आर्टिकल एज वेल। तो आगे बढ़ते हैं। अभी लचित बोरफुकान के बारे में है, ये हिस्ट्री का अच्छा टॉपिक है। तो कौन थे लचित बोरफुकान, उनकी क्या लेगेसी रही है हिस्ट्री में। तो पहला ये कि बैटल ऑफ सरायघाट 1671 में बिटवीन मुगल्स एंड अहम डायनेस्टी के बीच में हुआ था, उसको लीड करने वाले जो जनरल थे उनका नाम था लचित बोरफुकान। अभी क्या होता है, लचित बोरफुकान गोल्ड मेडल दिया जाता है बेस्ट कैडेट को फ्रॉम नेशनल डिफेंस अकेडमी। तो ये हिस्ट्री और कंटेम्प्रेरी जो इवेंट है इसको कैसे कनेक्ट किया जाए वो यहाँ पे आपको देखना है। तो ये इंस्पिरेशन था बिहाइंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडियाज़ नेवल फोर्स। तो वो जो बांग्लादेश वाला रीजन है, बांग्लादेश और आसाम वाला रीजन है, वो पहले इंडिया का ही पार्ट था पूरा। तो वहाँ पे जो नेवी इन्होंने अच्छे से बनाई थी और जिसके वजह से उन्होंने मुगल्स को डिफीट किया था, तो वहाँ पे उनकी वॉरियर लचित द वॉरियर नाम से एक मूवी रिलीज हुई है जिसको उनकी लाइफ को अच्छे से डिपिक्ट किया गया। तो लचित बोरफुकान के बारे में आपको पता होना चाहिए काफ़ी अच्छे से।
ठीक है, तो ये हिस्ट्री का एक आर्टिकल आया था काफ़ी दिनों बाद, तो मैंने इसको अपलोड किया था। आगे एडिटोरियल इसको बाद में देखते हैं, पहले 21 नवंबर का देख लेते हैं क्या। गवर्नर कांट विथहोल्ड रीपास्ड बिल्स, यह सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन आया है। इसमें आपको आर्टिकल 200 के बारे में बताया गया है, इसमें आर्टिकल 168 के बारे में बताया गया। तो आर्टिकल 168 क्या होता है, आर्टिकल 200 क्या होता है, ये आपको लक्ष्मीकांत से कवर करना है। तो और ये गवर्नर टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी लक्ष्मीकांत के पीछे एक पेज इंसर्ट कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेशंस, और ये जो पॉइंट्स है कि एक बार बिल पास हो गया, एक बार रीपास हो गया, जैसे कि गवर्नर ने उन्हें वापस भेज दिया और वापस से रीपास कर दिया, तो वो एक मनी बिल की तरह माना जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और उसको तुरंत पास करना चाहिए, उसको डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज इट विल हैम्पर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको ये समझ में आ रहा है। तो गवर्नर इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये बहुत डीप में पूछेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में है, न्यूज़ में है। तो बहुत डीप में प्रीलिम्स से पूछेगा और बहुत डीप में मेंस में पूछेगा। तो कल इसमें एक आया था कि सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन, ठीक है, तो इनके रिकमेंडेशंस क्या है। तो ये आपको पूरा लक्ष्मीकांत से प्रिपेयर करना है एक बार में, ठीक है। रोज़ रोज़ आएगा, ठीक है, मेरा काम है, मैं रोज़ डालूंगा, लेकिन आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है, लक्ष्मीकांत से, ठीक है। आर्टिकल 168 आपका रिवाइज हो गया, आर्टिकल 200 रिवाइज हो गया, ठीक है। तो ये दोनों आपको देखना है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन, जैसा कि मैंने बताया ये अभी ऑनगोइंग है, अभी कुछ और इवेंट्स आएंगे, एक साथ ख़त्म हो जाने देते हैं, फिर लास्ट में उसको देखा जाएगा। अब जैसे कि ये कहा गया है, मोर फाइनेंस नीडेड टू वीन इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी गिव्ड ऑफ कोल। आज भी इंडिया का 70% इलेक्ट्रिसिटी कोल से आता है, ठीक है। तो अब हम 2070 में नेट ज़ीरो का वो कर रहे हैं, टारगेट है कि हमें नेट ज़ीरो जाना है, जितना हम कार्बन रिलीज़ करेंगे उतना ही कार्बन हम कैप्चर कर लेंगे। लेकिन उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पैसा, फाइनेंस। पैसा ही नहीं है, न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ही नहीं है। और यही बात होगी COP28 जो कि दुबई में होने वाला है। बस इतना ही है कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो यही बात हो रही है इस आर्टिकल में। होप यू गेट इट। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। वेज टू बूस्ट इकोनॉमी, इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग सब्सिडी, ठीक है। सब्सिडी देंगे, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। लेकिन उससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फ्लेशन का, चीज़ें महंगी होने लगती हैं, ठीक है। या तो दूसरा ये हो सकता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करेंगे, इंफ्रा स्पेंड, मोर जॉब क्रिएशन होगा, डिमांड बढ़ेगी, वेजेस बढ़ेंगे और इकोनॉमी ग्रो होगी। तो ये पूरा एक प्रॉपर साइकिल चलता है। पर इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो वही इसमें बताया गया है कि इलेक्शंस आने वाले हैं, तो गवर्नमेंट अभी खर्चा इन्वेस्टमेंट में कम कर देगी और सब्सिडीज़ ज़्यादा बढ़ा देगी, क्योंकि डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र जो होगा उससे इलेक्शंस में हेल्प मिलेगा। 2024 इलेक्शंस तक यही होगा। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंफ्रा प्रोजेक्ट पे। तो यहाँ पे दो तरीके बताए हैं, एक सब्सिडी पे और एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो इन दो तरीक़ों से आप इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। होप यू गेट दिस, ठीक है। ये यहाँ से आर्टिकल एडिटोरियल है। अब चलिए एक एक करके एडिटोरियल्स देख लेते हैं। पहला क्या है, अनलिमिटेड पीस अनलिमिटेड टेंशन। ये बताया गया है कैसे चाइना और इंडिया के बीच में पीस एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, जिसके बाद से हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली है। आज भी हम छोटे मोटे झड़प देखते रहते हैं, बट ये इंडिया पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जहाँ पे गोलीबारी होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि एक एग्रीमेंट हुआ था जहाँ पे ये कहा गया था कि हम कोई भी बॉर्डर इश्यूज़ होगा हम आर्म्स यूज़ नहीं करेंगे, इसको बायलैटरली सॉल्व करेंगे बैठ के। इसीलिए तो आप देखते हैं कि ये जो हमारे सोल्जर्स हैं और जो चाइनीज़ सोल्जर्स हैं, इनके बीच में फिस्ट फाइट होता है, फिस्ट फाइट, ठीक है। फिस्ट फाइट हो जाता है, लकड़ी से लड़ने लगते हैं, लेकिन ये कभी हथियार नहीं इस्तेमाल करते। ये एक एग्रीमेंट हुआ था, बट उसका बहुत ज़्यादा कुछ सक्सेसफुल हुआ नहीं है। इसको वापस से रीन्यू करने की ज़रूरत है। ये आर्टिकल थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देता है, कैसे दोनों कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं बॉर्डर एरियाज़ पे। तो ये सब उसके बारे में बताया गया। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, हिस्ट्री प्लस कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस को जोड़ के बनाया गया था, तो आपको ये पढ़ना था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल मैंने आपके लिए सेकेंड ये भेजा था कि जो आप अपने से खुद से पढ़ेंगे। पहला, म्यांमार से मिज़ोरम क्यों जा रहे हैं लोग। चलिए 20 नवंबर का देखते हैं एडिटोरियल।
ये फ्रीबीज और वेलफेयरिज्म के बीच का जो डिबेट है, अब जैसे इलेक्शंस आते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टी अक्रॉस पार्टी लाइंस सब ये अनाउंस करने लगते हैं कि हम इतने पैसे दे देंगे, हम इतने पैसे देंगे। तो उससे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, फिस्कल पॉलिसी जो हमारा है जिसमें ये है कि हम इतना कर्ज लेते जा रहे हैं, वो उस पर कैसे प्रॉब्लम। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में इलेक्शन था, आई एम फ्रॉम एमपी, यहाँ पे एक स्कीम शुरू हुई है लाडली बहना योजना। इसमें 1.25 करोड़ विमेन को पर मंथ 1250 रुपीज़ दिया जा रहा है। अब आप इसको 6 महीने से दिया जा रहा है, अब आप इसको लगा लेंगे तो आराम से 30,000 करोड़ का स्पेंड हो चुका है ऑलरेडी। और मध्य प्रदेश इतनी बड़ी इकॉनमी है भी नहीं कि हम इतना कर्ज लेके दे सके। तो ये जो वेलफेयरिज्म है ये कब फ्रीबी में कन्वर्ट हो जाता है ये पता नहीं चलता, इसके बीच की लाइन बहुत पतली है। तो हमको इसमें एक अच्छे से ऑडिट करने की ज़रूरत है। और ये हेल्दी कॉम्पिटिटिव जो पॉपुलिज्म हो रहा है, हेल्दी तो नहीं बोलूँगा, अनहेल्दी कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म जो हो रहा है उसको कैसे रोक सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल ये है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, रोल ऑफ गवर्नर इन लेजिस्लेचर। यहाँ पे शमशेर सिंह केस के बारे में बताया गया, आर्टिकल 200 के बारे में बताया गया है। ये प्रेसिडेंट के पास जो गवर्नर बिल को एक्सटेंड करते हैं, सरकारी कमीशन के रिकमेंडेशन, पुंछी कमीशन का रिकमेंडेशन, ये कैसे फेडरलिज्म का जो एक इशू है उसमें ये हिंडर करता है गवर्नर का इम्पासे। तो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, इसको आपको पढ़ना चाहिए था, होप आपने पढ़ा होगा कल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 तारीख का। पहला आर्टिकल था और रिन्यूड फोकस ऑन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और डिफेंस में मॉडर्नाइजेशन कैसे किया जा सकता है। अभी भी डिफेंस में हम काफ़ी पुराने वॉरफेयर के मेथड्स यूज़ करते हैं, पर उसको हमको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अपग्रेड करेंगे और इसमें एआई का, एमएल का, बिग डेटा का, ये सब का यूज़ करेंगे। और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं, जैसे स्वावलंबन हो गया, उड़ान हो गया, तो ये सब के बारे में ये बताया गया था। ठीक है, तो ये एक अच्छा आर्टिकल था। ये दूसरा आर्टिकल था, एक फैक्ट चेक यूनिट स्टार्ट की जा रही है बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट और एक इंडियन गवर्नमेंट दोनों के द्वारा। तो ये कैसे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड सर्वेलेंस हो जाएगा, इसके बारे में बताया गया था। इसको आप पढ़िएगा अच्छे से। तो ये थे 3 दिन के 19, 20 और 21 तारीख के द हिंदू आर्टिकल की कमेंट्री, एक समरी टाइप का। तो मैं सोच रहा हूँ 2-2 दिन में बनाऊंगा, डेली तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि व्यूज़ भी अच्छे नहीं आ रहे हैं और आप उतना इसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं मुझे लग रहा है। तो लेकिन मेरा काम है तो मैं इसको 2-2 दिन में बनाऊंगा, 2-2 दिन का। होप यू गेट इट। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अपने सुझाव को ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।